बैक MSW001 के जो खंड 3 है उसका इकाई 2 समाजकार का अनुसंधान। इस वीडियो को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर शायद उतना सामने नहीं आता पर है बहुत अहम। सामाजिक कार्य में अनुसंधान मतलब रिसर्च, इसका क्या महत्व है? हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, सामाजिक कार्य में अनुसंधान का महत्व, जिसके कुछ खास हिस्सों पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये समझना है कि सोशल वर्क जैसा मानवीय प्रैक्टिकल काम, उसमें रिसर्च क्यों? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। क्योंकि ये फील्ड तो अपने आप में बड़ा अनोखा है। लोगों की मदद करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, माहौल से तालमेल बिठाना, सामाजिक दिक्कतें सुलझाना। बिल्कुल। और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, उनके पास खास जानकारी और हुनर होते हैं। वो स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, न्याय, शिक्षा, मतलब कई अलग अलग सेक्टर्स में लोगों की मदद करते हैं। सही। और ये काम बहुत, आप कह सकते हैं, संवेदनशीलता और समझ मांगता है। हाँ, और शायद इसी समझ को और पक्का करने के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ती है ना। लेख में एक नाम आता है, फॉन्सेल। ये कोई विचारक लगते हैं इस फील्ड के? जी हाँ, फॉन्सेल, उनका काफी जिक्र होता है। उनके मुताबिक किसी भी प्रोफेशन के लिए, मतलब कोई भी पेशा हो, अपनी सेवाएं असरदार ढंग से देने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। ये विश्वसनीयता वाली बात, ये मुझे यहाँ थोड़ी दिलचस्प लगी। सोशल वर्क में ये क्यों इतने खास है? सही पकड़ा आपने। देखिए, फॉन्सेल का तर्क ये है कि किसी भी पेशे के अपने आत्मसम्मान के लिए और दूसरों की नज़र में उसकी अहमियत, उसकी सार्थकता के लिए एक लगातार चलने वाला भरोसेमंद रिसर्च प्रोग्राम होना ही चाहिए। अच्छा। आप सोचिए, सामाजिक कार्य में जहां आप सीधे लोगों की जिंदगी में दखल दे रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां यह साबित करना कितना जरूरी है कि आपका तरीका, आपका हस्तक्षेप वो काम कर रहा है। सही बात है, प्रामाणिकता। हाँ, प्रामाणिकता। रिसर्च इसी वैधता और प्रामाणिकता की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। इसीलिए अब सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए रिसर्च स्किल्स ये सिर्फ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जरूरत बन गई है। हाँ, एक बुनियादी जरूरत बन गई है। ये उन्हें अपने काम को जांचने परखने का एक तरीका, एक साधन देता है। ओके, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर, मतलब पेशे की साख की बात। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो एक कार्यकर्ता के रोजमर्रा के काम में रिसर्च कैसे मदद करता है? लेख में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे लोगों की जो जटिल परिस्थितियां हैं और उनकी अपनी जो ताकतें हैं, उनको बेहतर तरीके से समझना और बयान करना। बिल्कुल, रिसर्च इसमें मदद करता है। और साथ ही सामाजिक कार्य की जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, जो तरीके हैं, उनको सही ढंग से एक लॉजिकल तरीके से समझना। और एक बहुत अहम बात, ये पता लगाना कि जिन लोगों की मदद की जा रही है, मतलब हितग्राही, उनकी असल जरूरतें क्या हैं, उनमें से प्रायोरिटी किसकी है, और उनकी मदद के लिए सबसे सही रास्ता, सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेख में कही गई है, हितग्राहियों की प्रगति को मापना। ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई, स्थिति सुधर गई? नहीं, सिर्फ उतना नहीं। देखिए, ये जो मापदंड होते हैं ना, ये न केवल ये दिखाते हैं कि व्यक्ति या समूह ने कितनी प्रगति की है, बल्कि ये समझने में भी मदद करते हैं कि जो तरीका या कार्यक्रम इस्तेमाल किया गया वो कितना असरदार रहा, क्या वो वाकई काम कर रहा है। अच्छा, मतलब इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस जांचना। एग्जैक्टली। यहीं पर सामाजिक कार्य सिर्फ भावनाओं या नेक इरादों से आगे बढ़ जाता है। इसे ठोस सबूत चाहिए, प्रयोग सिद्ध आंकड़े, जिन्हें हम एम्पिरिकल डेटा कहते हैं। और ये आंकड़े हमें रिसर्च से ही मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए शायद कहा जाता है कि सामाजिक कार्य विज्ञान भी है और कला भी है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कला शायद वो संवेदना है, वो जुड़ाव है, और विज्ञान ये सबूत है, ये रिसर्च है। लेख कहता है कि रिसर्च ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के ज्ञान का मुख्य स्रोत है। सही। उनके पास जो जानकारी आती है हितग्राहियों के बारे में, उनकी असल स्थिति के बारे में, वो काफी हद तक इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। तो संक्षेप में कहें तो? हाँ, संक्षेप में यही है कि रिसर्च स्किल्स जो हैं, वो सामाजिक कार्य का एक, आप कह सकते हैं, अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा। ये ना सिर्फ कार्यकर्ताओं को बेहतर मूल्यांकन और सही दखल देने के साधन देता है, बल्कि पूरे सामाजिक कार्य के पेशे की प्रभावशीलता और उसकी विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है। ये वो ज्ञान का आधार है जिस पर ये पूरा क्षेत्र खड़ा है। सही कहा। इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए।
आज हम डेटा और टेक्नोलॉजी के युग में हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो भविष्य में सामाजिक कार्य का रिसर्च, हाँ ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है या शायद नए नजरिए आ रहे हैं, हाँ इनका इस्तेमाल करके लोगों की जरूरतों और उनकी जो पेचीदा परिस्थितियां हैं उनको और कितनी गहराई से समझ पाएगा? बिल्कुल। और क्या इससे हमारी मदद करने के जो तरीके हैं वो और भी ज्यादा कारगर और भी प्रभावी हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है सामाजिक शोध, परिभाषा और प्रकार। जी। समाज को समझना तो वैसे ही काफी मुश्किल है ना? तो फिर इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझा जाए? हाँ, यही सवाल है। आज इसी पर बात करेंगे कि भाई ये सामाजिक शोध आखिर है क्या चीज, इसके पीछे सिद्धांत क्या है और ये कितने अलग अलग तरीकों से किया जाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि सामाजिक शोध किसी विषय की सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आलोचनात्मक और खास तरह की जांच है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्य जमा करना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसका मतलब है कि ये कुछ तय सिद्धांतों और क्या कहते हैं मूल्यों पर चलती है। अच्छा, सिद्धांत और मूल्य। हाँ, इसमें एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्थित तरीका, जिसे स्रोत यथाक्रम प्रक्रिया कह रहा है। कोशिश ये रहती है कि जो बाहरी गैर जरूरी चीजें हैं ना, उनका असर कम से कम हो। ठीक है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक आचार संहिता, मतलब ईमानदारी, निष्पक्षता और लोगों का भला सोचना, ये सब ध्यान में रखना होता है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये शोध आम जनता के लिए होता है, मतलब सार्वजनिक उपयोग के लिए, किसी की अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं। अच्छा, तो ये वैज्ञानिक पहलू और ये आचार संहिता, यही से रोजमर्रा की बातों या व्यक्तिगत राय से अलग करते हैं। सही। स्रोत ये भी मेंशन करता है कि इसका एक बड़ा मकसद है मौजूदा सिद्धांतों को परखना और शायद नए सिद्धांत बनाना भी। हाँ बिल्कुल, इसमें डडले का जिक्र है ना, वो यही बताते हैं कि कैसे शोध उन सिद्धांतों को साफ करता है, परिष्कृत करता है, जो कई बार सिर्फ कल्पना या अंदाजे पर टिके होते हैं। तो जानकारी इकट्ठा करना और फिर उसे व्यवस्थित तरीके से जांचना, यही कोर है इसका। हाँ बिल्कुल। और डडली के हवाले से स्रोत कुछ और मूल्यों पर भी जोर देता है, जैसे सत्य और अस्तित्व की खोज। सत्य की खोज? हाँ, मतलब असलियत क्या है उसे जानना, निष्पक्षता बनाए रखना, अपनी पसंद नापसंद को हावी ना होने देना। फिर इसकी सार्वभौमिक प्रकृति की बात है। सार्वभौमिक? हाँ, मतलब हाँ। ये कि ये पूरे समाज से जुड़ा हो सकता है। हाँ। कभी कभी छोटे समूहों पर भी हो सकता है, पर इसका दायरा बड़ा होता है। और जनहित में होना, पक्षपात कम करना और एक तय प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। हाँ, वो प्रक्रिया थोड़ी लचीली भी हो सकती है जरूरत के हिसाब से। अच्छा, लचीली भी? हाँ, तो ये सिद्धांत ही हैं जो इसे दूसरे तरह के अध्ययनों से अलग बनाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि शोध की क्वालिटी और उसकी विश्वसनीयता की नींव हैं। समझ गई। तो ये तो हो गई नींव की बात। अब इन सिद्धांतों पर चलते हुए असल में शोधकर्ता जानकारी कैसे खोजते हैं? स्रोत में दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं ना? जी हाँ, दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है अनुमानजन्य शोध। अनुमानजन्य? हाँ, इंडक्टिव रिसर्च। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता पहले सीधा फील्ड में जाता है, बिना किसी बनी बनाई सोच या परिकल्पना के। अच्छा। वो सीधे आंकड़े या जानकारी जमा करता है, जैसे लोगों से बात करके, चीजों को देख के या कोई दस्तावेज पढ़ के। फिर उन जमा किए हुए आंकड़ों को देखता है, उनका विश्लेषण करता है और शायद कोई पैटर्न या कोई नया सिद्धांत निकालता है। ओह, तो मतलब पहले आंकड़े जमा करना, फिर उनसे कोई सिद्धांत या पैटर्न निकालना, जमीन से शुरू करके ऊपर जाना, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही समझा आपने। और दूसरा तरीका निगमनात्मक शोध यानी डिडक्टिव रिसर्च, वो इसका लगभग उल्टा है। उल्टा कैसे? वो ऐसे कि निगमनात्मक शोध किसी पहले से मौजूद सिद्धांत या परिकल्पना से शुरू होता है। मान लीजिए समाज के बारे में कोई थ्योरी पहले से है। ठीक है। शोधकर्ता उस थ्योरी के आधार पर एक खास अनुमान लगाता है, एक परिकल्पना बनाता है, फिर उस परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए आंकड़े जमा करता है। अच्छा, टेस्ट करने के लिए? हाँ, और आखिर में देखता है कि जो आंकड़े मिले वो उस शुरुआती सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं या नहीं। समझ गए। तो एक में आंकड़ों से सिद्धांत की ओर जाते हैं और दूसरे में सिद्धांत से शुरू करके आंकड़ों से उसे परखते हैं। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि ये जो निगमनात्मक शोध है, ये अक्सर बड़े पैमाने पर होता है और इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करने की कोशिश होती है। हाँ, उसे सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी? वो ये कि ऐसा सामान्यीकरण बहुत ध्यान से करना चाहिए,
ये पक्का करना जरूरी है कि जिस छोटे ग्रुप पर स्टडी की, उसके नतीजे क्या वाकई बड़े समाज पर लागू होंगे भी या नहीं, क्योंकि हर ग्रुप की अपनी खास बातें हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो निष्कर्ष निकालते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो सामाजिक शोध समाज को समझने का एक बहुत ही अनुशासित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। ये कुछ तय सिद्धांतों और नैतिकता पर आधारित है। हाँ, और इसका लक्ष्य है स्पष्टता लाना, निष्पक्ष रहना और जनता का भला करना, चाहे वो अनुमानजन्य तरीके से हो या निगमनात्मक तरीके से। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक नजरिए से समझना है, ताकि हम समाज को बेहतर जान सकें। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। स्रोत में कहीं जिक्र है कि हर शोध के पीछे कोई ना कोई दर्शन, कोई विश्व दृष्टि होती है। दर्शन मतलब फिलॉसफी? हाँ, फिलॉसफी। जरा सोचिए, कोई शोधकर्ता किसी खास सवाल को ही क्यों चुनता है शोध के लिए? उसके शोध करने के तरीके पर किस चीज का असर पड़ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि शोधकर्ता की अपनी जो मान्यताएं हैं, दुनिया को देखने का उसका जो नजरिया है, वो अनजाने में ही सही उसके नतीजों को थोड़ा बहुत आकार दे देता हो? ये तो सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी पृष्ठभूमि हमारी खोजों को कैसे प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। जी, दुनिया को समझने के कई तरीके हैं, है ना? बिल्कुल। खासकर जब इंसानों और समाज की बात आती है तो चीजें और पेचीदा हो जाती हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि शोधकर्ता मतलब रिसर्चर्स इस जटिल दुनिया को समझने के लिए कौन-कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। हमारे पास शोध के मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधियां नाम की सामग्री से कुछ हिस्से हैं, और हम मिलकर जानेंगे कि जानकारी इकट्ठा करने और उससे समझने के ये अलग-अलग रास्ते क्या हैं और क्यों मायने रखते हैं। अच्छा। तो आज का मिशन है शोध की इन दो मुख्य दुनियाओं, एक वो जो संख्याओं से जुड़ी है और दूसरी जो कहानियों या अनुभवों से, उनको समझना और देखना कि ये सामाजिक संदर्भों में कैसे काम करती हैं। चलिए इस खोजबीन में साथ चलते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जो शायद हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाँ। जैसा कि नाम से ही लगता है, इसका लेना देना संख्याओं, आंकड़ों, गिनती से है। स्रोत सामग्री बताती है कि इसमें बड़े पैमाने पर संरचित परीक्षण होते हैं, मतलब पहले से तय सवालों वाली टेस्ट और सर्वे, बिल्कुल, जिनसे बहुत सारा डेटा मिलता है। बिल्कुल। और इसका एक खास मकसद होता है, अक्सर किसी परिकल्पना या किसी थ्योरी को जांचना। अच्छा। इसे निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव नजरिया कहते हैं, जहां आप एक सामान्य सिद्धांत से शुरू करते हैं और फिर विशिष्ट आंकड़ों के जरिए उसकी पुष्टि करते हैं। स्रोत में डबले का जिक्र है, जो इसके फायदों पर रोशनी डालते हैं। उनका कहना है कि ये तरीका ज्यादा सटीक परिभाषाएं देता है और चीजों को नापने का, क्या कहते हैं, एक मजबूत आधार तैयार करता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत वो है जिसे सामान्यीकरण कहते हैं, मतलब जनरलाइजेशन। हाँ। यानी थोड़े से लोगों पर स्टडी करके पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगा लेना। हाँ, ये इसका एक बहुत अहम पहलू है। मात्रात्मक शोध में कोशिश यही रहती है कि एक छोटे लेकिन सही ढंग से चुने गए समूह, सैंपल से मिले नतीजों को बड़े पैमाने पर लागू करके देखा जा सके। अच्छा। इसके लिए फिर वो सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल होता है, जो नतीजों को एक तरह से वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी देता है। जैसे अगर किसी सर्वे में पता चले कि, हाँ, मान लीजिए अगर किसी सर्वे में पता चलता है कि एक शहर के 1000 लोगों में से 70% लोग किसी नीति से सहमत हैं, तो शोधकर्ता यह दावा कर सकता है कि शायद पूरे शहर की राय भी कुछ ऐसी ही होगी। ये नीति निर्धारण जैसी चीजों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये तो हुई संख्याओं की दुनिया, लेकिन जिंदगी और समाज सिर्फ नंबरों में तो नहीं समाते, है ना? बिल्कुल नहीं। कई बार हमें ये जानना होता है कि लोग क्यों कुछ महसूस करते हैं या कैसे कोई सामाजिक प्रक्रिया काम करती है। यहीं पर शायद दूसरा तरीका काम आता है, गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। एकदम सही कहा। गुणात्मक शोध संख्याओं से परे जाकर गहराई में उतरता है। अच्छा। सामग्री के अनुसार इसमें तरीके भी अलग होते हैं, जैसे खुले सवाल पूछना जहां लोग अपने शब्दों में जवाब दे सकें। हाँ। बिना किसी तय ढांचे के इंटरव्यू लेना, किसी समूह का नजदीक से अध्ययन करना, जिसे केस स्टडी कह सकते हैं, या फिर मौजूदा दस्तावेजों और लेखों का विश्लेषण करना। इसका फोकस क्यों और कैसे पर होता है। सुनने में ये ज्यादा लचीला लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि शोधकर्ता पहले से तय खांचों में जानकारी को फिट करने की कोशिश नहीं करता? बिल्कुल। इसे अक्सर अर्धसंरचित या असंरचित माना जाता है, मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। जानकारी इकट्ठा करते वक्त पहले से बनी बनाई श्रेणियां नहीं होती,
शोधकर्ता लोगों की बातों को, उनके अनुभवों को, उनके नजरियों को उन्हीं के शब्दों में समझने और दर्ज करने की कोशिश करता है। ओके। यहाँ विश्लेषण में भी ज्यादा लचीलापन होता है। ये उन विषयों के लिए खास तौर पर कारगर है जिनके बारे में हमारी समझ अभी कम है या जो बहुत जटिल हैं। और ये बात भी दिलचस्प है कि ये शायद उन लोगों की आवाज सुनने में भी मदद करता है जो मानक भाषा या तरीकों से सहज नहीं है, जैसे स्रोत में अंग्रेजी का उदाहरण दिया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत बताता है कि मानकीकृत भाषा समझने में जिन्हें दिक्कत होती है, उनके अनुभवों को जानने के लिए गुणात्मक तरीके ज्यादा मददगार हो सकते हैं। तो ये स्रोत को ज्यादा समावेशी बनाता है, इंक्लूसिव। हाँ, बिल्कुल। उन आवाजों को शामिल करता है जो शायद बड़े सर्वे में खो जाएं। ये हमें उन बारीकियों को पकड़ने में मदद करता है जो आंकड़े नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमने मात्रात्मक शोध में सामान्यकरण की बात की, मतलब छोटे समूह से पूरी आबादी पर निष्कर्ष लागू करना। गुणात्मक शोध में तो शायद ऐसा नहीं हो पाता होगा, क्योंकि समूह छोटे होते हैं और स्थितियां बहुत विशिष्ट होती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर एक अहम फर्क सामने आता है। गुणात्मक शोध का लक्ष्य सांख्यिकीय सामान्यीकरण मतलब स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक दूसरी तरह की शक्ति होती है जिसे स्रोत हस्तांतरित होने की योग्यता या ट्रांसफरेबिलिटी कहता है। ट्रांसफरेबिलिटी वो क्या है? इसका मतलब है कि एक विशिष्ट संदर्भ में मिली गहरी समझ मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों या समूहों को समझने में मदद कर सकती है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे वो आदिवासी समुदाय वाला उदाहरण? जरूर। स्रोत में वो उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक शोधकर्ता किसी खास आदिवासी गांव में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की चुनौतियों का अध्ययन करता है। वो कुछ लोगों से गहराई से बात करके समझता है कि उनकी भाषा, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं और भौगोलिक दूरी कैसे बाधाएं पैदा कर रही हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि उसके निष्कर्ष सांख्यिकी रूप से उस राज्य के सभी आदिवासी समुदायों पर लागू ना हो। हाँ, ये तो है। क्यों हो रहा है कि समझ देता है जो दूसरी जगहों पर रणनीति बनाने में काम आ सकती है। ये संदर्भ आधारित गहरी समझ है। तो ये दो मुख्य रास्ते हो गए, एक चौड़ा रास्ता जो बड़ी तस्वीर दिखाता है, मात्रात्मक, और दूसरा एक पगडंडी जैसा जो किसी खास जगह की गहराई तक ले जाता है, गुणात्मक। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या शोध करने के और भी तरीके हैं? स्रोत एक और दिलचस्प तरीके का जिक्र करता है, सहभागी क्रियात्मक शोध, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, PAR। ये क्या है? हाँ, PAR इन दोनों से काफी अलग है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सहभागिता और क्रिया पर जोर होता है। सहभागिता और क्रिया मतलब पार्टिसिपेशन और एक्शन। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक यहाँ शोधकर्ता सिर्फ बाहर से अध्ययन करने वाला नहीं होता, बल्कि वो उन लोगों के साथ मिलकर काम करता है जिनकी समस्या का अध्ययन किया जा रहा है। अरे वाह। वो शोध प्रक्रिया के हर चरण में सीधे तौर पर हिस्सा लेता है। यानी शोधकर्ता और जिन पर शोध हो रहा है वो मिलके काम करते हैं। ये तो काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। ये बहुत सहयोगी मतलब कोलैबोरेटिव और बदलाव लाने पर केंद्रित एक्शन ओरिएंटेड तरीका है। स्रोत में डिवाय, हार्डमैन और हसलर्ट के बताए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, जिन लोगों पर समस्या का असर पड़ रहा है उन सभी को प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है ताकि समस्या को सब मिलकर समझें। ठीक है। दूसरा, शोध का मकसद एकदम साफ होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तीसरा, शोध टीम में अनुभवी लोग भी हों और सीखने वाले भी। अच्छा, ट्रेनीज भी। हाँ। चौथा, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें शोध के तरीकों की अच्छी जानकारी दी जाए। और पांचवा, जो भी नतीजे निकलें वो उन समूहों तक पहुंचाए जाएं जो उनका इस्तेमाल कर सकें। ये सुनने में तो बहुत सशक्त बनाने वाला लगता है, एम्पावरिंग, खासकर उन समुदायों के लिए जिनकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पार सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, ये सामाजिक बदलाव लाने का एक साधन बन जाता है। इसमें शामिल लोग सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं लाते, बल्कि वो खुद शोधकर्ता बन जाते हैं, अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाधान खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तो ये ज्ञान को सीधे एक्शन से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान को सीधे तौर पर कार्रवाई से जोड़ता है। लेकिन क्या ये तरीका व्यावहारिक रूप से आसान है? मेरा मतलब है सबको साथ लाना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इसमें तो काफी मेहनत लगती होगी। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आसान नहीं है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि प्रतिभागियों को लगातार प्रोत्साहित करने, उन्हें अध्ययन के मकसदों से जोड़े रखने और नतीजों को ठीक से लागू करने के लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ती है। निवेश मतलब पैसा? पैसा भी और समय भी, संसाधन भी, और सबसे बढ़कर भरोसा। ये दिखाता है कि इस तरह के शोध में सिर्फ तकनीकी हुनर काफी नहीं है,
बल्कि लोगों के साथ जुड़ने और संबंध बनाने की कला भी बहुत जरूरी है। सामाजिक शोधकर्ता इस तकनीक का इस्तेमाल अक्सर उन स्थितियों में करते हैं जहां सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं, बल्कि उसे हल करने में भी मदद करनी हो। ठीक है, तो हमने शोध के अलग अलग तरीकों को समझा, मात्रात्मक, गुणात्मक और सहभागी क्रियात्मक। अब एक और बारीक लेकिन अहम मुद्दे पर आते हैं। जी। स्रोत बताता है कि सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च, और सामाजिक कार्य शोध, सोशल वर्क रिसर्च में भी फर्क है। पहले शायद ये फर्क इतना साफ नहीं था। 1949 की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये जानना क्यों जरूरी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या पढ़ रहे हैं। स्रोत वर्मा के हवाले से 1949 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताता है कि उस समय कैसे इन शब्दों को समझा गया। सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च का दायरा व्यापक था। और ये सामाजिक कार्य के ज्ञान के आधार को बढ़ाने से जुड़ा था। मतलब समाज, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ को बेहतर बनाना, एक तरह से फंडामेंटल रिसर्च। और सामाजिक विज्ञान शोध या सोशल साइंस रिसर्च, वो इससे कैसे अलग है? वो और भी व्यापक है। उसमें समाज विज्ञान के विभिन्न विषय आ जाते हैं। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र वगैरह, उनके तहत होने वाले शोध आते हैं। ये उन समस्याओं पर केंद्रित हो सकते हैं जिनका सामना सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीधे तौर पर सामाजिक कार्य की प्रैक्टिस से जुड़े हों। अच्छा, तो फिर सामाजिक कार्य शोध यानी सोशल वर्क रिसर्च क्या है? ये कैसे अलग है? यहीं पर मुख्य अंतर है। सामाजिक कार्य शोध की समस्याएं और उनकी जांच सीधे तौर पर सामाजिक कार्य की प्रैक्टिस, मतलब लोगों की मदद करने की जो प्रक्रिया है और उसकी योजना बनाने से जुड़ी होती हैं। मतलब ज्यादा अप्लाइड। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद सामाजिक कार्य के तरीकों को और प्रभावी बनाना होता है। रामचंद्रन और नायक ने इसे और स्पष्ट किया है। उनके अनुसार ये सामाजिक ज्ञान हासिल करने का वो वैज्ञानिक तरीका है जिसमें वैकल्पिक हस्तक्षेप तकनीकों का मूल्यांकन शामिल है। हस्तक्षेप तकनीकें, इंटरवेंशन टेक्निक्स। हाँ, जिनसे सीधे तौर पर लाभ मिल सके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सामाजिक कार्य शोध ज्यादा व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल, और तुरंत लागू होने वाले सवालों के जवाब ढूंढता है, जैसे कि किसी खास समस्या के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करेगा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर व्यक्ति, समूह या समुदाय के स्तर पर सामाजिक कामकाज को बेहतर बनाने वाले तरीकों का पता लगाना है। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके रोजमर्रा के काम में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। जैसे कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर, क्या पारिवारिक परामर्श बच्चों के व्यवहार को सुधारने में स्कूल कार्यक्रमों से ज्यादा प्रभावी है? या बेघर लोगों को आवास दिलाने का सबसे कारगर मॉडल कौन सा है? इस तरह के सवालों पर केंद्रित शोध सामाजिक कार्य शोध के दायरे में आएगा। समझ गई। इसका लक्ष्य ज्ञान बढ़ाना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कारण की सेवाओं को बेहतर बनाना भी है। प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट। ये समझना वाकई जरूरी है कि शोध सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग रूप हैं और हर रूप का अपना एक खास मकसद और अपनी एक खास ताकत है। बिल्कुल। और ये जानना शोधकर्ताओं और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो शोध के नतीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे सही उम्मीदें रख सकें और समझ सकें कि किसी खास स्टडी से उन्हें किस तरह की जानकारी मिल सकती है। तो आज हमने काफी जमीन तय की। हमने देखा कि मात्रात्मक शोध कैसे बड़ी तस्वीर और पैटर्न दिखाता है, जबकि गुणात्मक शोध हमें गहराई और संदर्भ की समझ देता है। हमने सहभागी क्रियात्मक शोध PAR के सहयोगी और बदलाव लाने वाले नजरिए को जाना जी। और आखिर में सामाजिक शोध और सामाजिक कार्य शोध के बीच के जरूरी फर्क को भी समझा। ये सब अलग अलग लेंस हैं जिनसे हम दुनिया को देख सकते हैं। हाँ, और ये विविधता ही ज्ञान की असली खूबसूरती है। कोई एक तरीका हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सही बात है। ये अलग अलग दृष्टिकोण हमें दिखाते हैं कि समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने के कितने बहुआयामी रास्ते हो सकते हैं, खासकर जब हम जटिल सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे हों। ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि हम किसी समस्या को समझने के लिए जो तरीका चुनते हैं वो हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है। क्या अलग तरीका चुनने से हमें अलग जवाब मिलते? और ये भी कि शोध का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ दुनिया की व्याख्या करना काफी है, या फिर उसे बेहतर बनाने के लिए बदलाव लाना भी शोध की जिम्मेदारी है? यही वो सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। शोध सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये दुनिया को देखने और उसमें अपनी भूमिका निभाने का एक तरीका भी है। और ये चुनाव कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये बताता है कि हम किस तरह का ज्ञान और किस तरह का बदलाव चाहते हैं। समाज को ऐसा विचार समझने है के जो लिए इस जो चर्चा के रिसर्च बाद भी होती हमारे है, साथ रहेगा। उसका इतिहास क्या रहा है,
क्या मुश्किलें आईं, हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं इस पर। हाँ, और हम देखेंगे कि ये फील्ड खासकर पश्चिम में और भारत में कैसे विकसित हुआ और इसमें रुकावटें क्या थी। बिल्कुल, और मजे की बात यह है, जैसा आपने बताया भी था, कि हम सोचते हैं पश्चिम में सब पहले से सेट होगा। हाँ, वही, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट्स देखें, जैसे हसन का एक विश्लेषण है पुराना, तो पता चलता है कि अमेरिका में भी, जहां काम तो शायद भारत से ज्यादा हो रहा था, पर वो सामाजिक शोध का ढांचा वो पूरी तरह बना नहीं था। अरे वाह, मतलब शुरू में वहां भी थोड़ी अनिश्चितता थी। तो फिर ये बदला कैसे पश्चिम में? कोई खास वजह? हाँ, बदली चीजें। रामचंद्रन का काम इस पर रोशनी डालता है। वो बताते हैं कि धीरे धीरे सोच बदली, समाज बदल रहा था, परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा था। अच्छा। तो जरूरत महसूस हुई कि भाई इन बदलावों को समझें। हाँ। तो फिर फोकस बढ़ा मूल्यांकन वाले अध्ययनों पर, मतलब ये देखना कि कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम कितना असरदार है। ओके, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल असर देखना। हाँ बिल्कुल, वो केस स्टडीज हो सकती थीं, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन, या मानसिक स्वास्थ्य, वेलफेयर प्रोग्राम्स, इस तरह की चीजें। और वो आपने एक मिश्रित समझ वाली तकनीक की बात की थी, वो क्या फंडा था? हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। उसमें कोशिश ये थी कि भाई जिन लोगों पर रिसर्च हो रही है या जिनकी जिंदगी से जुड़ी है, उनको भी प्रोसेस में शामिल करो, एक्टिवली। ओ, मतलब पार्टिसिपेटरी अप्रोच टाइप का। हाँ, कह सकते हैं। इससे समझ ज्यादा गहरी बनती है, ज्यादा जमीनी, ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा चलिए, अब जरा भारत की तरफ आते हैं। यहाँ क्या कहानी थी? मैंने सुना है शुरुआत में सारा काम यूनिवर्सिटीज तक ही था। हाँ, काफी हद तक। रामचंद्रन यही बताते हैं कि पिछली सदी के मध्य तक, मतलब मिड 20th सेंचुरी तक, अकादमिक दायरे के बाहर ज्यादा कुछ था नहीं। तो फिर यहाँ रफ्तार कैसे पकड़ी इसने? असल में एक बड़ा पुश मिला योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनने से। उनको चाहिए था डेटा, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। अच्छा, हाँ, योजनाओं के लिए तो आंकड़े चाहिए ही। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने कई एनजीओ वगैरह को भी शामिल किया डेटा कलेक्शन में। तो एक तरह से देश बनाने के काम ने रिसर्च को बढ़ाया। यानी जरूरत ने राह दिखाई, और शायद वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का भी रोल रहा होगा इसमें। सही पकड़ा, बिल्कुल। इस बोर्ड का काम था जमीनी स्तर पर समाज कल्याण के काम फैलाना, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ा। तो इससे समाज कार्य की पढ़ाई और उससे जुड़ी रिसर्च दोनों को बढ़ावा मिला। तो ये तो हो गई विकास की बात, सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या सब इतना स्मूथ था? चुनौतियां भी तो होंगी। अरे, चुनौतियां तो बहुत थीं, और काफी गंभीर थीं। पहली बात तो ये कि रिसर्च एक प्रोफेशन के तौर पर बहुत धीरे धीरे बढ़ा। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि 1968 में एक सामाजिक विज्ञान शोध समिति बनी थी। उसने भी माना कि भाई जो रिसर्च हो रही है वो प्रोफेशनल जरूरतों के हिसाब से कमजोर है। कमजोर मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं थी या तरीके ठीक नहीं थे? दोनों ही बातें थी, कह सकते हैं। एक तो क्वालिटी पर सवाल थे, और क्योंकि आपस में कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म, समीक्षा का माहौल नहीं था, तो काम का स्तर वो बस वहीं का वहीं रह जाता था। ये तो दिक्कत है। और दूसरी बड़ी गड़बड़ थी दोहराव की। मतलब एक ही टॉपिक पर कई लोग रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और नतीजों का आपस में कोई तालमेल नहीं। ओह, तो फिर तुलना कैसे होगी? पता कैसे चलेगा कि कौन सा नतीजा ज्यादा सही है? एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम थी। कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो पाता था। जैसे एक ही पहेली पर सब अलग अलग कोनों से काम कर रहे हैं, पर बात ही नहीं कर रहे आपस में। ये तो मतलब रिसोर्स की बर्बादी भी हुई। और फिर भरोसे का क्या? क्या जो फाइंडिंग्स आ रही थी वो भरोसे लायक थी? यही तो असली पेच था। कुल मिलाकर जो शुरुआती दौर का भारतीय सामाजिक शोध था, उसे काफी बिखरा हुआ, स्तरहीन माना गया। उसमें अक्सर विश्वसनीयता की कमी थी, डेटा कितना शुद्ध है इस पर सवाल थे, सबूतों के आधार पर बात कहना। हाँ, वो साक्ष्य आधारित ग्रह्यता और एकदम साफ सुथरे निष्कर्ष, इन सब चीजों की कमी पाई गई। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पश्चिम में रिसर्च मूल्यांकन और भागीदारी की ओर बढ़ा, भारत में प्लानिंग कमीशन, सोशल वेलफेयर बोर्ड ने धक्का तो दिया, पर क्वालिटी, दोहराव, भरोसे की कमी, ये सब बड़ी बाधाएं थीं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे किसी भी जगह का सामाजिक राजनीतिक माहौल वहां की रिसर्च की दिशा और उसकी मुश्किलों को तय करता है। सही बात है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो चुनौतियां हमने गिनी, भरोसे की कमी, स्पष्टता नहीं होना, तुलना न कर पाना, क्या लगता है इनका असर आज भी हमारी सोशल पॉलिसीज पर या समाज को लेकर हमारी समझ पर कहीं ना कहीं बाकी है, भले ही आज रिसर्च बेहतर हो गई हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा इस पर।
है हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इसके जो व्यवहारिक पहलू हैं उनको समझें। बिल्कुल। अक्सर लगता है, आप देखिए, कि समाज सेवा या सामाजिक कार्य तो भाई दिल से होता है, अच्छी नीयत चाहिए बस। हाँ, ये आम धारणा है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ नेक इरादे या कह लीजिए पुरानी समझ काफी है, या फिर समाज की जो इतनी जटिल समस्याएं हैं आजकल, उनको समझने और सुलझाने के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित एक वैज्ञानिक नजरिया चाहिए। सही। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी के आसपास रहेगी, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली सबसे बुनियादी बात जो सामने आती है वो ये कि शोध सामाजिक कार्य को एक वैज्ञानिक आधार देता है। जी। अब यही सवाल उठता है कि किसी की मदद करने या समाज सुधारने जैसे काम के लिए वैज्ञानिक आधार की जरूरत ही क्यों है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। ये तो बस सहज ज्ञान से, अनुभव से नहीं हो सकता क्या? लोग तो सालों से करते आ रहे हैं। देखिए, हमारे स्रोत इसी बात पे जोर देते हैं। अगर सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन वो अपने काम के नतीजों को सिर्फ अंदाजों पर नहीं छोड़ना चाहते या अपनी अंदरूनी भावनाओं पर या बस पुराने तजुर्बों पर, तो फिर वैज्ञानिक तरीका अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ही है चीजों को व्यवस्थित ढंग से देखना, परखना, समझना। ठीक है। और शोध का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो जानकारी इकट्ठा करने का एक अनुशासित क्रमबद्ध तरीका देता है। हाँ, एक डिसिप्लिन तरीका। हाँ। इससे हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है, उसके कारणों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे एक ढांचे में रखकर समझना है। हाँ। अच्छा, और जानकारी हासिल करने के तरीकों के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, दो मुख्य तरीकों का जिक्र है। एक है निगमनात्मक, डिडक्टिव जिसे कहते हैं। डिडक्टिव, हाँ। इसमें हम किसी पहले से बने हुए सिद्धांत या एक आम विचार से शुरू करते हैं। अच्छा। और फिर जमीनी हकीकत में देखते हैं कि वो सिद्धांत कितना सही बैठता है। उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए एक सिद्धांत है कि शिक्षा से गरीबी कम होती है। ठीक है। तो निगमनात्मक शोध में हम किसी समुदाय में जाकर देखेंगे कि क्या सच में पढ़े लिखे लोग कम गरीब हैं। हम उस सिद्धांत को टेस्ट कर रहे हैं, परख रहे हैं। अच्छा, तो ये टॉप डाउन हुआ, सिद्धांत से जमीन की ओर। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है अनुमान्य जन, इंडक्टिव। इंडक्टिव, हाँ। ये बॉटम अप है, मतलब नीचे से ऊपर। जी। इसमें हम पहले जमीनी स्तर पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। और फिर उस सारी जानकारी का विश्लेषण करके कोई पैटर्न या कोई सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यानी पहले डेटा फिर सिद्धांत। हाँ, जैसे किसी झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना और फिर उसके आधार पर ये नतीजा निकालना कि उनकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं और उनके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। दोनों ही तरीकों की अपनी जगह है। एक तरह से एक मौजूदा समझ को परखता है, दूसरा नई समझ बनाता है। सही कहा। पर आखिर में दोनों का मकसद तो ज्ञान बढ़ाना ही हुआ है ना? जी हाँ, ज्ञान का विकास करना। और ये ज्ञान किस काम आता है? मतलब क्या ये सिर्फ किताबों के लिए है, अकादमिक चर्चाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि इस ज्ञान का सीधा प्रैक्टिकल यूज है, व्यवहारिक उपयोग। अच्छा। इससे सामाजिक मसलों की जो प्रकृति है उसको गहराई से समझने में मदद मिलती है कि भाई समस्या आखिर है क्या, कितनी बड़ी है, उसके असली कारण क्या है। फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए जो कार्यक्रम या योजनाएं चल रही हैं वो कितनी असरदार हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मूल्यांकन भी शोध से ही हो पाता है। सही। क्या वो वाकई लोगों की मदद कर पा रही हैं या सिर्फ पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। सही। इस तरह की जानकारी से आप देखिए सामाजिक कार्यों में ज्यादा प्रभावी सक्रियता आती है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो एक तरह से शोध आईना दिखाता है, बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या कहीं भटक गए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि उसे अमल में लाना भी है, उसको इस्तेमाल करना है। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। शोध से जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, उन्हें फिर पेशेवर सामाजिक कार्य के अभ्यास में, प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ये ज्ञान सिर्फ रिपोर्टों में बंद रहने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर काम करने के तरीकों को सुधारना, सेवाओं को बेहतर बनाना और आखिर में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब बात करते हैं सामाजिक शोध के बदलते हुए चेहरे की। स्रोत इसे एक सामाजिक विज्ञान कहता है, जाहिर है, जिसका सीधा संबंध इंसानों से है, उनके सामाजिक माहौल से है। हाँ। लेकिन एक रोचक बात यह बताई गई है कि पहले इसका दायरा काफी सीमित था। इसे मुख्य रूप से खैराती कामों से, कल्याणकारी कामों से जोड़कर देखा जाता था। सही कहा।
वो सामाजिक कार्य और शोध का आप कह सकती हैं शुरुआती दौर था। हाँ, दान देना, राहत पहुंचाना, बस इसी तरह के काम। जी, तब फोकस ज्यादातर फौरी मदद पर होता था, तात्कालिक राहत पर। लेकिन वक्त के साथ इसकी समझ काफी विकसित हुई है। कैसे? अब सामाजिक शोध का दायरा बहुत बढ़ गया है, बहुत व्यापक हो गया है। आज इसमें सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी, पार्टिसिपेशन, हाँ, उनका सशक्तिकरण, जिसे एम्पावरमेंट कहते हैं, सामाजिक न्याय और टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे अब केंद्र में हैं। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसी भूखे को रोटी कैसे दें, बल्कि ये भी है कि वो खुद अपनी रोटी कमाने लायक कैसे बने और समाज में बराबरी का हक कैसे पाएं। तो मतलब नजरिया बदल गया है। हाँ, अब सिर्फ प्रॉब्लम का इलाज नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करना है बिल्कुल। और व्यक्ति और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ, और इस बदले हुए नजरिए के साथ एक नई जरूरत पैदा हुई है। वो है व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की तरक्की में जो रुकावटें हैं, उनके बारे में व्यवस्थित और व्यापक डेटाबेस तैयार करना। अच्छा, डेटाबेस। हाँ, कौन सी सामाजिक संरचनाएं हैं, कौन सी नीतियां हैं, कौन से पूर्वाग्रह हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सही बात है। जब तक हमारे पास ये जानकारी व्यवस्थित रूप से नहीं होगी, हम असरदार तरीके से हस्तक्षेप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए अब डेटा आधारित, साक्ष्य आधारित काम पर ज्यादा जोर है। और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है जो पेशेवर सामाजिक काम मानता है, वो ये कि हर व्यक्ति, हर समूह, हर समाज अपने आप में अलग है, विशिष्ट है। जी हाँ, यूनिक है। सबकी जरूरतें, हालात, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सब अलग अलग हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई एक समाधान या एक तरीका सब पर लागू नहीं किया जा सकता। मदद करने से पहले उस खास संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। यहीं पर एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत में है। क्या चुनौती? कुछ जरूरतें तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और खुलकर बता सकते हैं। जैसे पीने का साफ पानी नहीं है या स्कूल नहीं है। इन्हें व्यक्त जरूरतें या फेल्ट नीड्स कह सकते हैं। फेल्ट नीड्स, हाँ। लेकिन कई बार कुछ जरूरतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को शायद खुद भी पूरी तरह पता नहीं होता। अच्छा, या वो सामाजिक दबाव, शर्म या जानकारी की कमी के कारण उन्हें जाहिर नहीं कर पाते। इन्हें वास्तविक या अव्यक्त जरूरतें कहा जा सकता है। रियल नीड्स या अनएक्सप्रेस्ड नीड्स, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब हो सकता है लोग किसी समस्या के लक्षणों के बारे में बता रहे हो, पर उसकी असली जड़ ये उससे जुड़ी दूसरी गहरी जरूरतें ना पहचान पा रहे हो। हाँ। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि विकास या मदद के लिए लोग बाहरी संसाधनों पर, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। उनका ध्यान इस पर कम जाता है कि उनके अपने समुदाय के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या संसाधन है, या उनकी अपनी असल जरूरतें क्या हैं जिन्हें शायद कोई बाहर वाला ना समझ पाए। सही। अब सवाल ये उठता है कि क्या सामाजिक शोध करते समय इन अनकही, अनजानी या शायद अनदेखी की गई जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जाता है? ये बड़ा सवाल है। क्या शोधकर्ता सिर्फ वही सुनते हैं जो आसानी से कहा जा रहा है, या वो सतह के नीचे झांकने की कोशिश भी करते हैं? इसका एक ठोस उदाहरण भी दिया है स्रोत में, महिलाओं और स्वास्थ्य से जुड़े शोध का। वो इस बात को काफी अच्छे से समझाता है। हाँ, बताइए। शोध से ये पता चला कि कई समुदायों में महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, खासकर यौन संक्रमण जैसी बीमारियों के लिए, आसानी से मदद नहीं मांगती। ये देखा गया है। कारण कई हो सकते हैं। अकेले स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक, परिवार का सपोर्ट न मिलना, या फिर महिला स्वास्थ्य कर्मी का ना होना। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसी बातें हैं जो शायद महिलाएं सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन शोध के जरिए ये पैटर्न उभर कर सामने आए। सही। और जब शोध से ये गहरी जानकारी मिली तो स्वास्थ्य योजनाओं को डिजाइन करने का तरीका बदला गया। कैसे? सिर्फ क्लिनिक खोल देना काफी नहीं था। सही। जरूरत थी कि क्लिनिक तक महिलाओं की पहुंच आसान बनाई जाए। हाँ। वहां महिला स्टाफ हो, समुदाय में जागरूकता फैलाई जाए और परिवारों को भी संवेदनशील बनाया जाए। अच्छा, यानी पूरी अप्रोच बदलनी पड़ी। हाँ, इस तरह शोध ने उन अव्यक्त जरूरतों को समझने में मदद की और कार्यक्रमों को ज्यादा असरदार बनाया। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि अलग-अलग समूहों की विशिष्ट जरूरतों को समझना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण भी है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये भी साफ है कि शोध इस चुनौती से निपटने में कितना शक्तिशाली औजार साबित हो सकता है। ये हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जो शायद पहली नजर में दिखती ही नहीं। और आज के दौर में जहां समाज और उसकी समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं,
हाँ, बहुत ज्यादा। वहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे वो छात्र हों, शोधकर्ता हों या जमीनी कार्यकर्ता, शोध करना लगभग अब कह सकती हैं अनिवार्य सा हो गया है। जरूरी हो गया। हाँ, शोध भी यही कहता है कि शोध के आधार पर ही वो नई ज्यादा प्रभावी योजनाएं बना सकते हैं। पुरानी योजनाओं की कमियों को पहचानकर उनमें सुधार कर सकते हैं और यहाँ तक कि सामाजिक कार्य के लिए नई तकनीकें और तरीके भी विकसित कर सकते हैं। अच्छा, नई टेक्निक्स भी। जी हाँ, ये एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है जो बिना शोध के संभव नहीं है। अब जरा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। स्रोत में खान एवं कक्कड़ के एक अध्ययन का जिक्र है 2003 का। हाँ, उन्होंने भारत के करीब 80 सामाजिक कार्य संस्थानों से, मतलब स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क से जी जानकारी ली थी, ये देखने के लिए कि वहां किस तरह का शोध हो रहा है। जी। क्या पता चला उनको? उन्होंने पाया कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थीं या जो डॉक्टरल स्तर के शोध हो रहे थे, पीएचडी वगैरह, हाँ, उनमें उस समय की जो ज्वलंत सामाजिक समस्याएं थीं उन पर काफी ध्यान दिया जा रहा था। जैसे कि भिक्षावृत्ति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, बाल श्रम, इस तरह की समस्याएं। अच्छा। ये अच्छी बात थी कि इन जरूरी मुद्दों पर शोध हो रहा था, डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। इन विषयों पर काफी काम पहले भी हुआ था और वो सिलसिला जारी था। हाँ, ये तो सकारात्मक लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर काम हो रहा था। लेकिन क्या अध्ययन में सिर्फ यही पाया गया या कुछ कमियों की तरफ भी इशारा था? अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कमी की ओर ध्यान दिलाया गया था। क्या कमी थी? पाया गया कि उन खास विषयों पर तुलनात्मक रूप से कम शोध हो रहा था जिनका सीधा संबंध सामाजिक कार्य के अभ्यास से है, प्रैक्टिस से है। अच्छा, मतलब ये कि जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता जो तरीके अपनाते हैं, जो स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, जो हस्तक्षेप करते हैं, हाँ, उनकी प्रभावशीलता क्या है, उनकी चुनौतियां क्या हैं और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर शोध कम था। ज्यादा जोर डेटा इकट्ठा करने और समस्याओं का वर्णन करने पर था। ओह अच्छा। मतलब शोध ये तो बता रहा था कि समस्या क्या है और कितनी बड़ी है, हाँ, लेकिन ये कम बता रहा था कि उस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो कितना कारगर है और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। ज्ञान और उसके अमल के बीच एक तरह का फासला महसूस किया गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। ज्यादा ध्यान डेटा आधारित वर्णनात्मक शोध पर था, बजाय इसके कि उस डेटा और ज्ञान का इस्तेमाल सामाजिक कार्य की पद्धतियों को, मेथड्स को और टेक्निक्स को सुधारने में कैसे किया जाए। ये एक चिंताजनक बात थी क्योंकि सामाजिक कार्य का अंतिम लक्ष्य तो जमीन पर बदलाव लाना है। और इसी फासले को पाटने की बात शायद सिंह के काम में भी झलकती है, जिसका जिक्र है स्रोत में। हाँ, 2003 का ही जिक्र है। उन्होंने सामाजिक कार्य अभ्यास और शोध के बीच के जरूरी रिश्ते पर जोर दिया। उनका कहना था कि अभ्यास से ही, यानी जमीन पर काम करने के दौरान ही असली समस्याएं और सवाल उभरते हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सही। और फिर शोध का काम शुरू होता है। शोध उन सवालों के जवाब ढूंढने, उन समस्याओं का समाधान तलाशने और सामाजिक सेवाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी जानकारी और सबूत इकट्ठा करता है। अच्छा। तो अभ्यास शोध को दिशा देता है, उसे रेलेवेंट बनाता है। और शोध अभ्यास को सूचित करता है, उसे ज्यादा वैज्ञानिक और प्रभावी बनाता है। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, एक अटूट रिश्ता है। ये बात पॉलिंस्की की उस पुरानी लेकिन आज भी मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक टिप्पणी से जुड़ती है, जिसका जिक्र है स्रोत में। हाँ, 1966 की। उन्होंने कहा था कि सामाजिक शोध अक्सर व्यवहारिक समस्याओं से ही प्रेरित होता है, जमीनी चुनौतियों से ही उपजता है। बिल्कुल। और इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं होता, बल्कि ऐसी जानकारी खोजना होता है जिसका सीधे तौर पर सामाजिक कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सके। सही कहा। यानी शोध सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक जिसे कहते हैं, हाँ। बल्कि अमल के लिए ज्ञान है, नॉलेज फॉर एक्शन। नॉलेज फॉर एक्शन, बिल्कुल। इसका अंतिम उद्देश्य है हस्तक्षेप को बेहतर बनाना, नीतियों को ज्यादा कारगर बनाना और अंततः उन लोगों के जीवन में सुधार लाना जिनकी सेवा के लिए सामाजिक कार्य मौजूद है। ये सिर्फ एक अकादमिक कसरत नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और न्याय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, जो हमारे सामने ये स्रोत थे उन पर आधारित, जी, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सामाजिक शोध
महज जानकारी इकट्ठा करने का एक तकनीकी काम भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक कार्य को सिर्फ भावनाओं, नेक इरादों या पुराने ढर्रे से आगे ले जाता है। जी। उसे एक ठोस वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित आधार देता है। हाँ, एक एविडेंस बेस्ड आधार। बिल्कुल। यह हमें ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है, क्यों करता है और कैसे उसे और बेहतर किया जा सकता है। और इसी वैज्ञानिक आधार की वजह से सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और टिकाऊ विकास जैसे जो बड़े लक्ष्य सामाजिक कार्य अपने सामने रखता है, उन्हें ज्यादा प्रभावी और योजनाबद्ध तरीके से हासिल करने की संभावना बढ़ती है। सही है। ये अटकलों और अंदाजों की जगह सबूतों पर आधारित कार्रवाई को बढ़ावा देता है। निश्चित रूप से शोध एक तरह से रास्ता दिखाता है हमें, हमारी गलतियों से सीखने में मदद करता है और बेहतर भविष्य की योजना बनाने में भी सहायक होता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो इस पूरी बातचीत से उभरता है और जिस पे शायद हमें लगातार सोचने की जरूरत है। हाँ, क्या? शोध हमें बताता है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, कौन से कार्यक्रम प्रभावी हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा हर स्थिति में उन लोगों की आवाजों, उनके अनुभवों, उनकी उम्मीदों और उनकी जरूरतों को पूरी सच्चाई और गहराई से शामिल कर पाता है, जिनके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। खासकर उनकी उन जरूरतों को जिन्हें शायद वो खुद भी साफ तौर पर व्यक्त न कर पाते हो या जिन्हें समाज सुनना ही न चाहता हो। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शोधकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता अपनी समझ या अपने सिद्धांतों को अनजाने में उन लोगों पर थोप देते हो जिनकी वो मदद करना चाहते हैं? हो सकता है। प्रभावी, नैतिक और सच्चे मायने में सहभागी सामाजिक कार्य के लिए इस आत्ममंथन की, इस रिफ्लेक्शन की हमेशा गुंजाइश रहती है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम उन लोगों की वास्तविक जरूरतों और आवाजों को केंद्र में नहीं रखेंगे जिनके जीवन को हम प्रभावित करना चाहते हैं, हाँ, तब तक हमारे प्रयास शायद उतने सफल या सार्थक नहीं हो पाएंगे जितने हो सकते हैं। इसी विचार के साथ शोध की आचार आज की ये संहिता गहन और पड़ताल नैतिक यहीं सिद्धांत। समाप्त करते हैं। हमारे पास सामाजिक शोध, आचार संहिता और नैतिक सिद्धांत से कुछ मुख्य बातें हैं। आज इन्हीं पर गौर करेंगे। हम अक्सर सामाजिक कार्य में मूल्यों और सिद्धांतों की तो बात करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब असल में रिसर्च की जाती है तो ये जो नैतिक आचरण है, इसकी भूमिका शायद और भी बढ़ जाती है। सही कहा। तो आज हम इन्हीं नैतिक सिद्धांतों को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। पहला सवाल यही है कि सामाजिक शोध में नैतिक आचरण इतना अहम क्यों है और इसकी शुरुआत एक व्यवस्थित तरीके से कहाँ से हुई? बिल्कुल। देखिए, शोधकर्ता तो हमेशा से ही कोशिश करते रहे हैं कि नैतिक दिक्कतें ना आए, पर इस दिशा में एक बड़ा मोड़ आया 1979 में। अच्छा। हाँ, एक रिपोर्ट थी, वेलमॉन्ट रिपोर्ट। स्रोत में इसे ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एवं बिहेवियरल रिसर्च 1979 की नीति कहा गया है। इसने बायोमेडिकल और व्यवहारिक शोध के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत और क्या कहते हैं दिशा निर्देश तय किए। ओह, तो ये बायोमेडिकल से शुरू हुआ। हाँ, लेकिन ये सामाजिक शोध के लिए भी एक तरह से मील का पत्थर साबित हुए। दिलचस्प है। तो इस रिपोर्ट और फिर बाद की चर्चाओं से वो कौन से मुख्य नैतिक बिंदु निकल कर आए जो आज सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी हैं? हाँ, तो स्रोत में 5 मुख्य नैतिक बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला है अविश्वसनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, गोपनीयता। जी, इसका सीधा मतलब है कि शोधकर्ता का ये पहला कर्तव्य है कि वो प्रतिभागियों की पहचान, उनसे जुड़ी निजी जानकारी, ये सब पूरी तरह गुप्त रखे ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल, उनके हितों की रक्षा हो। स्रोत में ये भी लिखा है कि कभी-कभी शोधकर्ता खुद भी नकली नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रिसर्चर खुद भी? क्यों भला? हाँ, शायद अपनी सुरक्षा के लिए या फिर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। ये भी एक पहलू है। ये तो नई बात है। पहचान छुपाना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं, शोधकर्ता के लिए भी कभी-कभी जरूरी हो सकता है। पर ये गोपनीयता बनाए रखना, खासकर जब विषय बहुत संवेदनशील हो, मुश्किल नहीं होता होगा? मुश्किल तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसी पर तो पूरा भरोसा टिका होता है। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सिद्धांत, ज्ञात सहमति, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ज्ञात सहमति सिर्फ हाँ कह देना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शोध में किसी को शामिल करने से पहले उनकी सहमति तो लेनी है, पर वो सहमति ज्ञात होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड। तो ज्ञात होने का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या क्या बताना पड़ता है? एकदम सही सवाल। इसमें देखिए, अध्ययन का मकसद क्या है वो साफ साफ बताना, शोधकर्ता कौन है, उसकी क्या योग्यता है, प्रतिभागी से क्या उम्मीदें हैं, उन्हें क्या करना होगा, गोपनीयता कैसे रखी जाएगी, इसका वादा, और हाँ,
संभावित जोखिम क्या हैं और फायदे क्या हो सकते हैं। अच्छा, रिस्क और बेनिफिट दोनों। जी हाँ। और आखिर में अगर पार्टिसिपेंट बाद में कुछ पूछना चाहे या संपर्क करना चाहे तो उसका तरीका क्या होगा। मतलब निचोड़ ये है कि भागीदारी पूरी तरह अपनी मर्जी से हो, कोई दबाव ना हो, कोई अधूरी जानकारी ना हो। हाँ, ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगला सिद्धांत। तीसरा है सुरक्षा, पार्टिसिपेंट सेफ्टी। हाँ। मतलब शोधकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रतिभागियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाए। किसी भी तरह के मतलब? हाँ, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो या मनोवैज्ञानिक या फिर कोई कानूनी पचड़ा, हर तरह से। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब प्रतिभागी किसी भी तरह से कमजोर हो या असुरक्षित स्थिति में हो। सही बात है, शोध का मकसद ज्ञान बढ़ाना है, किसी को खतरे में डालना नहीं। ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। चौथा बिंदु है भागीदारी, पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट। स्रोत इसे सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान यानी पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के हवाले से समझाता है। अच्छा, PAR। हाँ, इसका मतलब है कि प्रतिभागियों को सिर्फ जानकारी देने वाला ना समझें, बल्कि उन्हें शोध की प्रक्रिया में शामिल करें, खासकर उसके डिजाइन में, वो कैसे आगे बढ़ेगा इसमें। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब शोध उन पर नहीं बल्कि उनके साथ करना। इससे तो शोध ज्यादा प्रासंगिक भी बनता होगा ना? हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। इससे शोध उन लोगों की जरूरतों और उनके नजरिए के ज्यादा करीब होता है जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं। और फिर अंतिम पांचवा बिंदु है ए, रिपोर्टिंग में ईमानदारी, इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग। ये भी बहुत जरूरी है। जी, शोध के जो नतीजे आए हैं उन्हें बिल्कुल सही ईमानदारी से बताना, आंकड़ों या नतीजों को मतलब तोड़ना मरोड़ना नहीं, अध्ययन की जो अखंडता है उसे बनाए रखना। और कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए। हाँ, स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है कि कभी-कभी हितों के टकराव से बचने के लिए किसी बाहरी शोधकर्ता या एजेंसी की मदद ली जाती है। अच्छा, तो ये 5 मुख्य बातें हो गईं: गोपनीयता, ज्ञात सहमति, सुरक्षा, भागीदारी और रिपोर्टिंग में ईमानदारी। संक्षेप में कहें तो सामाजिक शोध की नैतिकता इन्हीं स्तंभों पर टिकी है। ये सिर्फ नियम नहीं लगते, बल्कि एक अच्छे और जिम्मेदार शोध की मतलब आत्मा है। बिल्कुल सही कहा, ये आधार स्तंभ है। और हाँ, स्रोत का वो जो बाहरी एजेंसी वाला बिंदु है ना, वो एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। कैसा सवाल? कि जब शोध की निगरानी या संचालन कोई बाहरी एजेंसी करती है तो क्या इससे वाकई नैतिकता सुनिश्चित होती है, या ये बस एक और परत जोड़ देता है जिस पर ध्यान देना होगा। मतलब क्या सिर्फ बाहरी होने से निष्पक्षता और नैतिकता पक्की हो जाती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि बाहरी मदद नैतिकता को कैसे प्रभावित करती है, फायदे हैं या कुछ और पहलू भी हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सामाजिक शोध की दुनिया की, कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं और आगे क्या हो सकता है। हमारे हाथ में एक लेख का अंश है, शीर्षक है सामाजिक शोध, समस्याएं और दिशा निर्देश। और ये कुछ मतलब काफी जरूरी बातें उठाता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए समझें कि भारत में जो लोग सोशल रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या कुछ बेहतर भी हो रहा है। क्योंकि दिलचस्प बात यही है कि एक तरफ तो ये लेख तरक्की की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी बाधाओं पर रोशनी डालता है जो काफी पुरानी और आप कह सकते हैं गहरी लगती हैं। ठीक है, चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से जो लेख में बताई गई है। पिछले करीब 20 सालों में सामाजिक काम और उससे जुड़े दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में काफी इजाफा हुआ है। लगता है इस फील्ड में हलचल बढ़ी है और कई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में इससे जुड़े आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। ये तो अच्छी बात लगती है ना, किसी भी फील्ड के आगे बढ़ने का संकेत। हाँ बिल्कुल, ये विकास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जानकारी का इकट्ठा होना, उसका दस्तावेजीकरण और फिर उसे साझा करना, ये दिखाता है कि क्षेत्र में गंभीरता बढ़ रही है। मतलब लोग अपने काम को ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी का दूसरा पहलू भी है, और यहीं पर हमें उन चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जिनका जिक्र इस स्रोत में है। देखिए, रामचंद्रन ने 1990 में सामाजिक विज्ञान शोध समिति के हवाले से 9 मुख्य समस्याओं की पहचान की थी। ये वो दिक्कतें थीं जो भारत में शोध करने वालों के सामने आती थीं। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्रोत के मुताबिक आज भी इतने सालों बाद
और इस दस्तावेजीकरण में बढ़ोतरी के बावजूद वो पुरानी लगभग 3 दशक पहले पहचानी गई समस्याएं वो काफी हद तक वैसी ही बनी हुई हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विकास के साथ साथ ये रुकावटें क्यों नहीं हट पा रही हैं। 3 दशक, ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि समस्याएं इतनी जड़ जमाए हुए हैं। तो फिर इन 9 समस्याओं को थोड़ा गहराई से देखना ही पड़ेगा। चलिए पहली से शुरू करते हैं। लेख कहता है धनाभाव, यानी रिसर्च के लिए पैसों की कमी। ये तो लगता है जैसे हर अकादमिक काम की दुखती रग है दुनिया भर में। भारत में सामाजिक शोध के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी और आप कह सकती हैं बुनियादी समस्या है। सामाजिक विज्ञान के शोध में अक्सर बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, लंबी अवधि के अध्ययन की जरूरत होती है। जब फंडिंग ही कम होगी तो शोध का दायरा अपने आप सिकुड़ जाता है ना? महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स शुरू करना मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं को अक्सर छोटे, कम असरदार स्टडीज से ही काम चलाना पड़ता है और इसका असर सिर्फ रिसर्च की संख्या पर नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और गहराई पर भी पड़ता है। कई जरूरी लेकिन महंगे शोध हो ही नहीं पाते। सही बात है। बिना पर्याप्त पैसों के बड़े सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर पैसा मिल भी गया मान लीजिए, तो अगली चुनौती खड़ी है। लेख कहता है शोध सुविधाओं का अभाव। इसका मतलब क्या है? लैब, लाइब्रेरी, डेटाबेस तक पहुंच, ये सब? बिल्कुल, इसमें कई चीजें आती हैं। अच्छी अपडेटेड लाइब्रेरीज जहां जरूरी किताबें और जर्नल्स हों, विश्वसनीय डेटाबेस तक पहुंच जो आजकल रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। कई बार तो साधारण चीजें जैसे काम करने के लिए शांत जगह, अच्छे कंप्यूटर्स, जरूरी सॉफ्टवेयर, यहां तक की कमी होती है। खासकर छोटे शहरों या कम प्रतिष्ठित संस्थानों में ये दिक्कतें और ज्यादा होती हैं। तो जब आपके पास रिसर्च के लिए जरूरी औजार ही नहीं होंगे तो आप आधुनिक और उच्च स्तरीय शोध कैसे कर पाएंगे? ये सीधा सीधा शोध की गुणवत्ता को कमजोर करता है और भारतीय शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना भी मुश्किल बना देता है। यानी पैसों के बाद संसाधनों की लड़ाई। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी समस्या बताई गई है शोधकर्ताओं की कमी। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या वाकई हमारे देश में रिसर्च करने वाले कुशल लोगों की कमी है? देखिए, यहाँ मसला सिर्फ संख्या का नहीं है, गुणवत्ता और सही प्रशिक्षण का भी है। एक तो ये कि शायद उतने लोग सामाजिक शोध को करियर के तौर पर नहीं अपना रहे हैं जितने की जरूरत है। दूसरी बात, जो लोग इस फील्ड में हैं भी, क्या उनके पास वो सारे कौशल और ट्रेनिंग है जो आज के जटिल सामाजिक मुद्दों पर उच्च स्तरीय शोध करने के लिए जरूरी है? शायद यहाँ एक गैप है। सामाजिक विज्ञान का शोध अब सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना नहीं रह गया है। इसमें फील्ड वर्क है, डेटा एनालिसिस है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कई चीजें शामिल हैं। तो कुशल और प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की कमी ये वाकई एक बाधा है। ये बात तो सोचने वाली है। अब चौथी समस्या की तरफ आते हैं जो थोड़ी अलग है। प्राध्यापकों पर शिक्षण का भार। यानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाने में इतने व्यस्त हैं कि रिसर्च के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। ये तो बहुत व्यवहारिक दिक्कत लगती है, एकदम प्रैक्टिकल। और ये बहुत गंभीर भी है। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अक्सर शिक्षकों पर क्लास लेने, पेपर जांचने, एडमिशन प्रक्रिया और तमाम तरह के प्रशासनिक कामों का बहुत ज्यादा बोझ होता है। जब उनका ज्यादातर समय और ऊर्जा इन्हीं कामों में लग जाएगी तो फिर नए और मौलिक शोध के लिए कितना वक्त बचेगा, है ना? नतीजा ये होता है कि या तो शोध हो ही नहीं पाता या फिर उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, इसका असर उनकी पढ़ाने की क्षमता पर भी पड़ता है। अगर वे खुद ताज़ा शोध से जुड़े नहीं रहेंगे तो छात्रों को नवीनतम ज्ञान कैसे दे पाएंगे? तो ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है जो शोध और शिक्षण दोनों की गुणवत्ता को कम करता है। ये तो वाकई एक बड़ा संरचनात्मक मुद्दा है, सिस्टम का इशू है। अब आते हैं पांचवी समस्या पर। शोध के दौरान लाभार्जन की कमी, मतलब रिसर्च करते दे पैसे कमाने या कोई वित्तीय फायदा होने की गुंजाइश कम है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोग सोशल रिसर्च को एक फुल टाइम सीरियस करियर के तौर पर नहीं देखते? आखिर क्यों कोई इस रास्ते पर चलेगा अगर इसमें ना तो ग्लैमर है ना ज्यादा पैसा? हाँ, ये एक बहुत ही अहम और व्यवहारिक बिंदु है। बिल्कुल, शोध कार्य खासकर सामाजिक विज्ञान में बहुत धैर्य, समर्पण और लंबा समय मांगता है। अगर इस मेहनत के बदले में शोधकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा या प्रोत्साहन नहीं मिलेगा
तो जाहिर है कि प्रतिभाशाली लोग दूसरे ज्यादा आकर्षक करियर विकल्पों की तरफ मुड़ेंगे। कुछ लोग जुनून के लिए शोध करते हैं बेशक, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने और इसे एक पेशे के तौर पर अपनाने के लिए आर्थिक स्थिरता बेहद जरूरी है। ये कमी न केवल नए लोगों को आने से रोकती है, बल्कि जो लोग इस क्षेत्र में हैं भी, उन्हें अक्सर आर्थिक तंगी या अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये शोध को एक स्थायी करियर बनाने में एक बड़ी बाधा है। हाँ बिल्कुल, पेट की आग बुझाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। चलिए छठी समस्या देखते हैं, शोध ट्रेनिंग की कमी। लेख के अनुसार शोधकर्ताओं के लिए एडवांस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी है, लेकिन लेख में बाद में यह भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो फिर यह कमी कहां पर है? क्या बेसिक ट्रेनिंग काफी नहीं है? क्या मामला है? शायद यहाँ इशारा ज्यादा एडवांस या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की तरफ है। हो सकता है कि बुनियादी रिसर्च मेथडोलॉजी तो पढ़ाई जा रही हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब बात आती है खास तरह के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस की, नए सॉफ्टवेयर पैकेजों के इस्तेमाल की या किसी खास फील्ड की बहुत गहरी रिसर्च तकनीकों की, तो वहां पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव हो सकता है। शोध का क्षेत्र लगातार बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, है ना? शोधकर्ताओं को भी अपने कौशल को लगातार अपडेट करने की जरूरत होती है। अगर ऐसी एडवांस ट्रेनिंग की कमी होगी तो शोध की गुणवत्ता और नवीनता पर असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत सैद्धांतिक हो, मतलब थ्योरी ज्यादा हो और व्यावहारिक शोध की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त न हो। समझ गया, यानी बुनियादी पढ़ाई शायद हो रही है पर एडवांस स्किल्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का गैप है। अब आते हैं सातवीं समस्या पर, जो मुझे काफी चिंताजनक लगती है, संप्रेषण एवं उसकी शोध उपयोगिता में बाधाएं। इसका मतलब है कि जो रिसर्च हो भी रही है वो या तो सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, जैसे पॉलिसी बनाने वाले या जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग, या फिर उसका वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इस सारी मेहनत का फायदा क्या? बल्कि उस ज्ञान का समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल होना है। अगर एक शोधकर्ता बहुत मेहनत से कुछ अहम निष्कर्ष निकालता है, लेकिन वो निष्कर्ष सिर्फ एकेडमिक जर्नल्स की धूल फांकते रह जाते हैं और उन तक नहीं पहुंचते जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि नीति निर्माता, एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता, तो उस शोध का प्रभाव बहुत सीमित रह जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एकेडमिक भाषा का बहुत जटिल होना, शोधकर्ताओं और प्रैक्टिशनर्स के बीच संवाद की कमी, या फिर नीति निर्माण प्रक्रिया में शोध को महत्व न दिया जाना। नतीजा ये होता है कि एकेडमिक दुनिया और असल दुनिया के बीच एक खाई बनी रहती है। ये बर्बादी हो रही होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी प्रणालीगत मतलब सिस्टमिक समस्या है। कल्पना कीजिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक जैसे सामाजिक मुद्दों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के काम की जानकारी नहीं है। इससे न केवल मेहनत और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि ज्ञान का जो संचयी विकास होना चाहिए वो भी रुक जाता है। अगर बेहतर समन्वय हो, एक राष्ट्रीय स्तर पर या कम से कम विषय विशेष के स्तर पर ये पता हो कि कहाँ क्या काम हो रहा है, तो हम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोहराव से बच सकते हैं और मिलकर ज्यादा बड़ी और जटिल समस्याओं पर काम कर सकते हैं। समन्वय की कमी शोध के कुल प्रभाव को कमजोर करती है। और अंत में 9वीं समस्या, स्रोत कहता है इस व्यवसाय में लगे युवक स्वयं। ये पढ़ के थोड़ा अटपटा लगता है। क्या मतलब है इसका? क्या युवा शोधकर्ता खुद ही एक समस्या हैं? ये तो थोड़ी अजीब बात हुई। हाँ, ये बिंदु वाकई ध्यान से समझने वाला है। स्रोत सीधे तौर पर युवाओं को समस्या बता रहा है, जो कि 1990 के संदर्भ में कहा गया था। इसकी व्याख्या करते समय हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि इसका मतलब सीधे तौर पर युवाओं पर दोष मढ़ना ना हो। शायद ये इशारा कर रहा हो उनकी तैयारी में कमी की ओर या अपर्याप्त ट्रेनिंग की ओर, जिसका हमने पहले जिक्र किया। या ये भी हो सकता है कि ये उन प्रणालीगत चुनौतियों की ओर संकेत हो जिनका सामना युवा शोधकर्ताओं को करना पड़ता है, जैसे मेंटरशिप की कमी, करियर की अनिश्चितता या शोध के लिए जरूरी माहौल का ना मिलना, जिससे शायद उनकी प्रेरणा या काम की गुणवत्ता प्रभावित होती हो। बिना और संदर्भ के इसे सीधे तौर पर युवाओं की आलोचना मानना शायद ठीक ना हो, लेकिन स्रोत इसे उन 9 प्रमुख बाधाओं में गिनता है। ये एक जटिल बिंदु है जिस पर और विचार करने की जरूरत है। हाँ, ये 9वीं बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बहुत अजीब है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हमने इतनी सारी गंभीर समस्याओं की बात की,
पैसा नहीं, सुविधाएं नहीं, लोग नहीं, ट्रेनिंग नहीं, तालमेल नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद लेख ये भी कहता है कि शोध के मानकों, स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए सख्ती से पालन किया जाता है। जैसे डेटा कैसे इकट्ठा करना है, कौन सी रिसर्च तकनीक अपनानी है, पूरी प्रक्रिया और विश्लेषण कैसे करना है, इन सब में क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। ये भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च मेथड्स सिखाए जा रहे हैं और डॉक्टरेट, पीएचडी लेवल के शोध में भी तेजी आई है। तो इसका क्या मतलब निकालें? यानी इतनी रुकावटों के बावजूद गुणवत्ता बनाए रखने की एक मजबूत कोशिश चल रही है। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, शायद भारत की सामाजिक परिस्थितियों की अपनी जटिलता है। यहाँ के समाज की परतें इतनी गहरी और उलझी हुई हैं कि आप सतही या चलताऊ शोध से काम चला ही नहीं सकते। अगर आपको यहाँ की हकीकत को समझना है तो आपको मजबूत मेथोडोलॉजिकल रूप से ठोस शोध करना ही पड़ेगा। शायद इसी ज़रूरत ने शोधकर्ताओं और संस्थानों पर एक तरह का दबाव बनाया है कि वे विश्वसनीय और मान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करें, भले ही संसाधन कम हों। और दूसरा पहलू, जैसा आपने कहा, उच्च शिक्षा में शोध विधियों का पढ़ाया जाना और डॉक्टरेट शोध में तेजी आना, ये दिखाता है कि सामाजिक शोध को अब महज एक एकेडमिक शौक नहीं, बल्कि एक गंभीर ज़रूरत और एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाने लगा है। जब कोई क्षेत्र प्रोफेशनल बनता है तो उसमें मानकों, ट्रेनिंग और गुणवत्ता पर जोर बढ़ना स्वाभाविक है। तो हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन साथ ही शायद ज़रूरत और बढ़ते प्रोफेशनलिज्म के दबाव में गुणवत्ता बनाए रखने की एक आंतरिक प्रेरणा भी काम कर रही है। लोग बाधाओं के बावजूद अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तर्क समझ में आता है। ज़रूरत और प्रोफेशनलिज्म का दबाव। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये जो शोध हो रहा है, ये व्यवहारिक सामाजिक कार्य, मतलब प्रैक्टिकल सोशल वर्क में मदद करता है और इससे स्वदेशी साहित्य, यानी हमारे अपने संदर्भ में प्रासंगिक ज्ञान का निर्माण होता है। इन दोनों बातों का क्या महत्व है? ये दोनों ही बातें सामाजिक शोध के उद्देश्य को रेखांकित करती हैं। पहला, व्यवहारिक सामाजिक कार्य में मदद। इसका मतलब है कि शोध सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर जो काम हो रहा है, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण वगैरह, उसे बेहतर बनाने में योगदान दे। शोध से मिली जानकारी के आधार पर ज्यादा प्रभावी योजनाएं और हस्तक्षेप बनाए जा सकते हैं। दूसरा, स्वदेशी साहित्य का निर्माण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है ऐसा ज्ञान पैदा करना जो भारत की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की गहरी समझ पर आधारित हो। अब तक सामाजिक विज्ञान में अक्सर पश्चिमी देशों में विकसित हुए सिद्धांत और मॉडल हावी रहे हैं। स्वदेशी साहित्य का मतलब है अपनी जमीन से जुड़े सिद्धांत, अवधारणाएं और व्याख्याएं विकसित करना। ये न केवल हमें अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया को भी भारत के नजरिए से सामाजिक यथार्थ को देखने का मौका देगा। ये बौद्धिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस लेख से निकली तस्वीर को देखें तो ये काफी मिलीजुली और जटिल है। एक तरफ सामाजिक कार्य और शोध में बढ़ोतरी दिख रही है, गुणवत्ता और मानकों पर जोर है, डॉक्टरेट स्तर पर काम तेज हुआ है और इसे एक पेशे के तौर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। व्यावहारिक उपयोग और स्वदेशी साहित्य के निर्माण का इरादा भी है। लेकिन दूसरी तरफ वही पुरानी और गहरी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। धन की कमी, सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित लोगों की कमी, शिक्षकों पर भारी बोझ, शोध में आर्थिक लाभ न होना, एडवांस ट्रेनिंग की कमी, शोध का सही जगह न पहुंचना और इस्तेमाल न हो पाना, और अलग-अलग चल रहे कामों में तालमेल की कमी। वो 9 समस्याएं आज भी प्रासंगिक लगती हैं, काफी हद तक। बिल्कुल सही कहा आपने। तस्वीर यही उभरती है कि भारत में सामाजिक शोध का क्षेत्र एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। ये विकसित हो रहा है, पेशेवर बन रहा है, इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, लेकिन जो ढांचागत और व्यवस्थागत समर्थन इसे मिलना चाहिए वो अभी भी अपर्याप्त है। इन बाधाओं के चलते इसका जो वास्तविक पोटेंशियल है, जो क्षमता है समाज को बदलने और समझने में मदद करने की, वो शायद पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रही है।
ये हमें इस सवाल पर लाता है कि आखिर इन पहचानी गई बाधाओं, और शायद कुछ नई भी होंगी, को कैसे दूर किया जाए। सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है, समाधान क्या हो, कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सामाजिक शोध वाकई फल फूल सके और अपना मकसद पूरा कर सके। पढ़ने की ललक है, क्वालिटी पर फोकस है और अपनी जमीन से जुड़ा ज्ञान, स्वदेशी साहित्य बनाने की अहमियत समझी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो नौ जानी पहचानी बाधाएं, पैसा, सुविधाएं, लोग, समय, प्रोत्साहन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, समन्वय और शायद युवा शोधकर्ताओं के सामने की प्रणालीगत दिक्कतें, ये अब भी बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। सार यही है कि सामाजिक शोध के महत्व को कागज पर या बातों में तो मान लिया गया है और कुछ प्रगति भी दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि व्यवस्था का जो साथ चाहिए, चाहे वो फंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नीतिगत सुधार हो, वो अभी भी इस क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। ये चुनौतियां सिर्फ अकादमिक नहीं हैं, ये पूरे सिस्टम से जुड़ी हैं और इन्हें दूर करने के लिए एक व्यापक नजरिए और ठोस कार्यवाही की जरूरत है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में स्वदेशी साहित्य बनाने यानी भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक और मौलिक ज्ञान रचने के महत्व पर जोर दिया गया था। आज हमने जिन 9 गंभीर चुनौतियों की बात की, उनको ध्यान में रखते हुए सोचिए, एक ऐसा मजबूत और जिंदादिल रिसर्च इकोसिस्टम बनाने के लिए असल में और क्या करने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ इन मौजूदा समस्याओं से निपट सके, बल्कि जो सक्रिय रूप से सामाजिक विज्ञान में खास भारतीय नजरिए, सिद्धांत और समाधानों को पनपने और फलने फूलने का मौका दे। ये सिर्फ समस्याओं को ठीक करने से आगे की बात है, ये अपनी एक अलग बौद्धिक पहचान बनाने की बात है। हमारे इस पर पास जरूर एक स्रोत सोचिएगा। है, इकाई 29 के कुछ हिस्से हैं जो कहते हैं कि ये सामाजिक कार्य की एक महत्वपूर्ण पर परोक्ष विधि है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये परोक्ष का मतलब क्या हुआ यहाँ? मतलब ये सीधे मदद करने से अलग कैसे है? बिल्कुल, परोक्ष या इनडायरेक्ट का यहाँ मतलब है कि ये शोध सीधे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, जैसे कोई सोशल वर्कर फील्ड में करता है, बल्कि ये उस काम को, उस हस्तक्षेप को बेहतर बनाने के लिए जानकारी देता है, समझ देता है। ये एक तरह से कह सकते हैं नींव है, वो ज्ञान का आधार जिससे सोशल वर्कर्स, पॉलिसी बनाने वाले या संगठन वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएं। तो हाँ, सीधा हस्तक्षेप नहीं, पर हस्तक्षेप को दिशा देने वाला ज्ञान। अच्छा, दिलचस्प है। तो ये जैसे पर्दे के पीछे का काम हो गया, जो स्टेज पर जो हो रहा है उसे ज्यादा असरदार बनाता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि जमीन पर काम को बेहतर बनाने का एक तरीका है। स्रोत ये भी कहता है कि इससे कई अलग-अलग लोगों को, समूहों को फायदा होता है। कौन है ये लोग और कैसे फायदा पहुंचता है उन्हें? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है कि फायदा सिर्फ रिसर्च करने वालों को नहीं है। सबसे पहले तो हाँ, व्यक्तिगत अध्येता हैं ही, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स जो ज्ञान खोज रहे हैं, जो सामाजिक समस्याओं को, उनके समाधानों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान का विस्तार है, अकादमिक ग्रोथ है। हाँ, ये तो है ही। अकादमिक दुनिया तो शोध पर ही चलती है, पर इसके अलावा और कौन? इसके बाद आते हैं अशासकीय संगठन, मतलब एनजीओज। अब सोचिए, कोई एनजीओ किसी खास मुद्दे पर काम कर रहा है, मान लें बाल मजदूरी पर, तो सामाजिक कार्य शोध उन्हें यह समझने में मदद कर सकता है कि उनके इलाके में इसके पीछे वजहें क्या हैं, कौन से तरीके पहले कामयाब रहे हैं, उनके अपने प्रोग्राम कितने असरदार हैं। तो ये उन्हें मतलब अंदाजे या सुनी सुनाई बातों के बजाय ठोस सबूतों के आधार पर अपनी रणनीति बनाने में मदद करता है। अच्छा, यानी एनजीओज के लिए ये एक तरह का गाइड बन गया कि किधर जाएं, कैसे जाएं। स्रोत में दानदाताओं का भी जिक्र है, उनके लिए कैसे काम का है? ये थोड़ा सोचा नहीं था मैंने। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दानदाता, चाहे वो इंडिविजुअल हों, फाउंडेशंस हों या सरकारें हों, वो ये पक्का करना चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह लगे, उसका असर दिखे। तो सामाजिक कार्य शोध उन्हें ऑब्जेक्टिव आंकड़े देता है, एनालिसिस देता है, जिससे वो ये देख सके कि कौन से प्रोग्राम या संगठन ज्यादा प्रभावी हैं। तो वो सिर्फ अच्छी कहानियों या इमोशनल अपील पर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर फंडिंग का फैसला ले पाते हैं। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है, जवाबदेही भी। तो ये दानदाताओं के लिए एक किस्म की इन्वेस्टमेंट गाइड हो गई कि सोशल सेक्टर में कहाँ पैसा लगाना ठीक रहेगा। और आखिर में स्रोत कहता है कि ये पूरे सामाजिक कार्य व्यवसाय यानी प्रोफेशन के लिए भी फायदेमंद है। वो कैसे? देखिए, ये पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। शोध से ही तो नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नई थियरीज बनती हैं।
हस्तक्षेप की नई तकनीकें विकसित होती हैं। ये जो मौजूदा तरीके हैं, उनकी प्रभावशीलता को जांचने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही ये सामाजिक समस्याओं की हमारी समझ को गहरा करता है। इससे हम समाज की जो बदलती ज़रूरतें हैं, उनके लिए ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन पाते हैं। ये सोशल वर्क को एक व्यवस्थित, ज्ञान आधारित प्रोफेशन बनाता है। क्या इसका कोई और उदाहरण दे सकते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है? आपने एनजीओस और दानदाताओं की बात की। जरूर। मान लीजिए एक संगठन है जो मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है। अब शोध से ये पता चल सकता है कि किसी खास समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में क्या दिक्कतें हैं। क्या जानकारी की कमी है, या कलंक है, या सेवाएं ही नहीं है। शोध ये भी बता सकता है कि जैसे टेली काउंसलिंग जैसे नए तरीके कितने कारगर हो सकते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर वो एनजीओ अपनी सेवाओं को बेहतर डिजाइन कर सकता है, शायद जागरूकता अभियान चलाए या मोबाइल क्लिनिक शुरू करे। दानदाता इसी शोध को देखकर तय कर सकते हैं कि अच्छा, क्या उन्हें टेली काउंसलिंग प्रोग्राम बढ़ाने के लिए फंड देना चाहिए। और एकेडमिक दुनिया में यही शोध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में जो असमानताएं हैं, उस पर एक बड़ी बहस छेड़ सकता है। तो देखिए, एक ही शोध कई लेवल्स पर असर डाल रहा है। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक रिसर्च स्टडी सिर्फ कागज पर ना रहकर जमीन पर बदलाव ला सकती है, पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अच्छा, अब स्रोत इस इकाई में चर्चा किए गए कुछ खास पॉइंट्स का भी जिक्र करता है। ये जानना जरूरी है कि इस विषय को समझने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, उन पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, स्रोत इकाई के कंटेंट का एक खाका देता है, जिससे पता चलता है कि सोशल वर्क रिसर्च के कौन-कौन से आयाम कवर किए गए हैं। ये एक तरह से पूरे सब्जेक्ट का मैप है। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले है परिभाषा, कि भाई सामाजिक कार्य शोध असल में है क्या, इसकी हदें क्या हैं, ये दूसरे सोशल साइंसेस के रिसर्च से कैसे अलग हैं, या इसमें क्या खास बात है। ये बेसिक समझ बनाने के लिए जरूरी है। हाँ, नींव तो यहीं से बनेगी। इसके बाद फिर आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्ट्री। कोई भी फील्ड एकदम से तो नहीं बन जाता। ये जानना जरूरी है कि सोशल वर्क रिसर्च का सफर कैसा रहा है, किन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात ने इसे शक्ल दी, समय के साथ इसकी प्रायोरिटीज कैसे बदली हैं। जैसे शुरू में शायद ये ज्यादातर गरीबी और उससे जुड़ी दिक्कतों पर फोकस करता था, आज दायरा बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, इतिहास समझे बिना आज को समझना मुश्किल है। और अगला पॉइंट? अगला है सामाजिक शोध का अभ्यास में योगदान, प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूशन। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये शायद सबसे अहम प्रैक्टिकल पहलू है। ये सीधे इस बात पर फोकस करता है कि रिसर्च से जो ज्ञान मिला वो फील्ड में काम कर रहे सोशल वर्कर्स की मदद कैसे करता है। क्या ये उनके फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, क्या उनके तरीकों को ज़्यादा असरदार बनाता है। ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो पुल है उसे दिखाता है। हाँ, यही कनेक्शन तो इसे पावरफुल बनाता है। इसके बाद स्रोत किस पर बात करता है? इसके बाद उसकी प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। इसकी खासियतें क्या है, क्या यह हमेशा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो सकता है, खासकर जब हम इंसानी भावनाओं, व्यवहार, सामाजिक उलझनों की स्टडी कर रहे हों, या इसमें सब्जेक्टिव व्याख्याओं की भी जगह होती है। ये किस तरह का ज्ञान पैदा करता है, क्या सिर्फ समस्याएं गिनाता है या समाधान भी सुझाता है। इन सवालों पर सोचना रिसर्च की सीमाओं और संभावनाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये गहरा सवाल है, खासकर सोशल वर्क जैसे फील्ड में जहां इंसान केंद्र में है। और क्या है इस लिस्ट में? एक बेहद जरूरी पहलू है आचार से संबंधित पहलू, यानी एथिकल कंसिडरेशंस। सामाजिक कार्य शोध अक्सर कमजोर या हाशिए पर जो समूह हैं उनके साथ किया जाता है। ऐसे में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना सबसे ऊपर होना चाहिए। इसमें शामिल है पार्टिसिपेंट्स की सूचित सहमति लेना, उनकी प्राइवेसी और पहचान की रक्षा करना, उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाना, और जो रिसर्च के नतीजे आएं उनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि नैतिक विचार सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि वो रिसर्च की क्वालिटी और भरोसे के लिए अनिवार्य हैं। हाँ, नैतिकता के बिना तो सामाजिक कार्य की कल्पना ही मुश्किल है, तो शोध में इसका ध्यान रखना तो और भी जरूरी हो जाता है। क्या अनैतिक शोध सच में किसी की मदद कर सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल सही कहा। अनैतिक शोध न सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि वो पूरे सोशल वर्क प्रोफेशन की इज्जत को भी खराब कर सकता है, और जो ज्ञान मिला है उस पर भी सवाल खड़े कर सकता है। और आखिर में स्रोत भविष्य हेतु दिशा निर्देशों की बात करता है, फ्यूचर डायरेक्शंस। इस क्षेत्र में आगे क्या संभावनाएं हैं, किन नए उभरते मुद्दों पर शोध की जरूरत है,
टेक्नोलॉजी जैसे बिग डेटा या एआई ये सोशल वर्क रिसर्च को कैसे बदल सकती हैं? ये भविष्य की तरफ देखने और फील्ड को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये लिस्ट तो काफी बड़ी है, परिभाषा से लेकर भविष्य तक, और नैतिकता जैसे अहम मुद्दे को भी शामिल करती है। ये दिखाता है कि सामाजिक कार्य शोध अपने आप में गहरा और कई परतों वाला क्षेत्र है। हाँ। आपने नैतिकता की बात की, क्या स्रोत इस पर और बताता है कि ये इतना सेंट्रल क्यों है? स्रोत सीधे उदाहरण तो नहीं देता, पर यह साफ करता है कि नैतिकता सोशल वर्क की जो मूल वैल्यूज हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय, सेवा, उनसे सीधे जुड़ी है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोगों की जिंदगियों में जाते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। इस प्रक्रिया में एक पावर इम्बैलेंस हो सकता है। रिसर्चर के पास ज्ञान और साधन होते हैं, पार्टिसिपेंट शायद कमजोर स्थिति में हो। नैतिकता ये पक्का करती है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, और रिसर्च का मकसद आखिर में लोगों की भलाई हो, न कि सिर्फ अकादमिक पब्लिकेशन। ये विश्वास बनाने और बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, जिसके बिना कोई भी सार्थक सामाजिक कार्य या शोध मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, स्रोत में ये भी इशारा है कि इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए कहीं और देखना चाहिए। किसी खास मटेरियल का जिक्र है? हाँ, स्रोत साफ तौर पर एक दूसरे कोर्स कोड MSW 006 का जिक्र करता है, जिसका टाइटल है सामाजिक कार्य में शोध विधियां। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये इकाई 29 शायद एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू देती है, और जो लोग इस सब्जेक्ट में गहराई से उतरना चाहते हैं उन्हें MSW 006 पढ़ना चाहिए। ये आगे की पढ़ाई के लिए एक रोड मैप जैसा है। तो ये इकाई एक तरह से दरवाजा खोलती है, और MSW 006 उस दरवाजे के पार का पूरा रास्ता दिखाता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये अकादमिक रूप से आगे बढ़ने वालों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो अपनी एकेडमिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें खास तौर पर उन स्टूडेंट्स का जिक्र है जो MSW यानी मास्टर सोशल वर्क के फाइनल ईयर में अपना विस्तृत निबंध लिखते हैं, जिसे अक्सर डिसर्टेशन या शोध प्रबंध कहते हैं। ये एक गहन शोध का काम होता है, जिसके लिए रिसर्च मेथड्स की ठोस समझ अनिवार्य है। इसके बिना वो अपना रिसर्च ठीक से डिजाइन, कंडक्ट और एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और क्या ये सिर्फ मास्टर्स लेवल तक ही है? नहीं, स्रोत इसे और आगे ले जाता है। ये साफ कहता है कि जो लोग MPhil या PhD जैसी हायर रिसर्च डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह ज्ञान नींव का पत्थर है। MPhil और PhD तो मूल शोध पर ही आधारित होते हैं, जहां आपको अपने फील्ड में नया ज्ञान बनाना होता है। इसके लिए रिसर्च मेथड्स में महारत हासिल करना पहली शर्त है। तो ये इकाई और संबंधित कोर्स MSW 006 उन्हें वो जरूरी स्किल्स और नॉलेज देते हैं जो एडवांस्ड एकेडमिक रिसर्च के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर, जैसा हमने शुरू में बात की थी, सामाजिक कार्य शोध सिर्फ कुछ अकेडमिक लोगों की दिमागी कसरत नहीं है। ये एक अनिवार्य टूल है जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये इंडिविजुअल रिसर्चर्स को ज्ञान देता है, NGOs को असरदार बनाता है, दानदाताओं को सही दिशा दिखाता है, और पूरे सामाजिक कार्य प्रोफेशन को विकसित और मजबूत करता है। ये सिर्फ समस्याएं समझने में ही नहीं, बल्कि असरदार समाधान बनाने और उन्हें लागू करने का भी आधार है। बिल्कुल। स्रोत इसे इसी तरह पेश करता है, न केवल समझने के लिए एक विषय, बल्कि सामाजिक कार्य को प्रैक्टिकल और एकेडमिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन। ये ज्ञान का वो पुल है जो सिद्धांत को जमीनी हकीकत से जोड़ता है, और ये पक्का करता है कि सामाजिक कार्य सिर्फ नेक इरादों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित हो। ये फील्ड को लगातार सीखने और सुधरने में मदद करता है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत ने सामाजिक कार्य शोध की इस बुनियादी भूमिका पर रोशनी डाली है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे शोध करने के तरीके विकसित होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, डेटा एनालिसिस के नए तरीके आएंगे, ये खुद सामाजिक कार्य के अभ्यास को, उसके लक्ष्यों और तरीकों को भविष्य में किस तरह से नया रूप दे सकता है। क्या शोध के बदलते तरीके सामाजिक कार्य की दिशा ही बदल देंगे? उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।